हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस हमने समाप्त किया था कुछ दिन पहले। उसके जो एक्सरसाइज सीट आपको मिले हुए थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। आप आई होप आप सभी ने वो प्रॉब्लम बनाया होगा और उसमें जो प्रॉब्लम्स हुए होंगे वो आप चेक भी वो आपका सॉल्व भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं सारे प्रॉब्लम्स को एक तरफ से बताने वाला हूँ, तो आप उसको देख भी लेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो चेक भी हो जाएगा और आपका अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको जो प्रॉब्लम सीट मिला था उसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट थे, शॉर्ट और लॉन्ग, इन्हीं में था ना। तो सबसे पहले एमसीक्यू, फिर असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यानी कि 5 टाइप्स के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आप अपने प्रॉब्लम शीट में देखिए, ये आपने बनाया होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस मोस्ट एक्यूरेटली सम्स अप द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को सबसे बेटर ढंग से कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो याद कीजिए, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैंने कहा था कि होता है क्या, 6CO2 प्लस 12H2O एरो, ऊपर में क्या हो जाएगा आपका सनलाइट, और इधर क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट में मिलेगा आपको, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा और प्लस 6 गो वाटर वेपर निकलेगा। याद कीजिए, ये मैंने बताया था ना। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये समझा होगा कि 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट C6H12O6 प्लस 6O2, ये 6H2O कितने बच्चों के दिमाग में नहीं आता है। तो आप याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें सच में 12 H2O मॉलिक्यूल भाग लेता है, इसमें से 6 वेपर बन के उड़ जाता है। तो ये करेक्ट इक्वेशन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी रिजर्व होता है किसके रूप में, यानी फूड स्टोरेज किस में होता है, स्टार्च में। आपको पता है कि प्लांट जो फूड स्टोर करती है, एनर्जी रिजर्व करती है, वो किसके रूप में करती है, स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अगर आप जानते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है बिना उसे मारे हुए। ठीक है, तो पैरासिटिक में देखिए, इसमें एग्जांपल दिया गया है पेनिसिलम। पेनिसिलम एक फंगी है, तो वो सेप्रोफाइटिक होगा। फिर उसके बाद पैरामीशियम आप जानते हैं होलोजोइक है, अमीबा पैरामीशियम होलोजोइक है। फिर उसके बाद है प्लाज्मोडियम, ये पैरासिटिक हो जाएगा। प्लाज्मोडियम आप जानते हैं मलेरिया पैरासाइट है, तो पैरासिटिक हो जाएगा। और एक एगेरस है, वो तो फिर मशरूम हो जाता है। एगेरस जो है वो मशरूम है, तो वो भी फंगी हो गया। तो बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है, पेनिसिलम, पैरामीशियम और एगेरेकस, ये सब के सब एक दो तो हो गए आपके, पेनिसिलम और एगेरेकस तो हो गए सेप्रोफाइटिक, अब पैरामीशियम हो गया होलोजोइक, तो बच गया कौन, प्लाज्मोडियम, जो कि है पैरासिटिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिवरी ग्लैंड। देखिए, हमारे माउथ में 3 तरह के 3 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, आपको पता है। उनका नाम होता है सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। ठीक है ना, ये ग्लैंड्स के नाम है। ठीक है, पैरोटिड, अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। हमारे माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। ओके, पैरोटिड, सेकेंड इज सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। ये हमारे माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। पैराटोइड जो है सबसे बड़े ग्लैंड है और सब मैक्सिलरी जो है वो सबसे छोटा है। समझ गए ना। लेकिन इसमें एक है लक्रीमल, आपको पता होना चाहिए कि लक्रीमल ग्लैंड जो है वो टीयर प्रोड्यूस करता है, हमारे आंखों में आंसू लाता है, तो लक्रीमल सैलिवरी ग्लैंड थोड़े हुआ। तो ये बाकी जो 3 है आपके, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड, ये ग्लैंड्स क्या है आपके, सैलिवरी ग्लैंड है। और लक्रीमल ग्लैंड जो है वो क्या है, वो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सैलिवरी ग्लैंड नहीं है, तो लक्रीमल, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ऑसोफेगस इज ड्यू टू। ऑसोफेगस में फूड मूवमेंट किससे होता है? यू नो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इफिशिएंटली इन। क्वेश्चन नंबर 6 है ये कि गैस्ट्रिक डाइजेशन इफिशिएंटली कब होता है? गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, तो स्टमक में डाइजेशन किस में होगा? आपको पता है स्टमक में डाइजेशन किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। और इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस में होता है? अल्कलाइन मीडियम में। याद होगा आपको, HCl आके फूड मीडियम को एसिडिक बनाता है ना स्टमक में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर में। 7th क्वेश्चन, स्टमक ऑफ मेन मेनली डाइजेस्ट। मेन का जो स्टमक है वो मेनली क्या डाइजेस्ट करता है? अब देखो बाबू, स्टमक में ग्लैंड, अब देखो फूड डाइजेस्ट कौन करता है? एंजाइम। स्टमक में मेनली कौन एंजाइम आया? पेप्सिन। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आया ना बाबू, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या था? HCl था, म्यूकस था और पेप्सिन था। तो HCl म्यूकस को तो डाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। HCl माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम कर रहा था और फीड मीडियम को एसिडिक बना रहा था। जो म्यूकस है वो स्टमक वाल को HCl से प्रोटेक्ट कर रहा था। तो बच गया पेप्सिन। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। स्टमक में मेनली कौन डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच। रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है? तो ऑब्वियस है रिस्पायरेशन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर गेन्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो कितने ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे? याद होगा आपको, एनारोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल बनता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में 38। सच में 40 मिलता है जिसमें से 2 खर्च हो जाता है। याद होगा आपको। तो एनारोबिक पूछ रहा है तो 2 ATP मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस। यानी कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो कितने ATP मिलते हैं? 38 ATP। आपको पता है, अभी मैंने तुरंत बात की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब आप इनहेल करते हैं तो करेक्ट पैसेज क्या है? तो आप बताइए, इनहेल करते हैं तो सबसे पहले एयर किस में जाता है? नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। यही करंट सीक्वेंस है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले दिया नॉस्ट्रिल्स, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स। गलत हो गया, पहले फेरिंग्स तब ना लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब क्या? जहां फूड पाइप और विंड पाइप अलग हुआ एक दूसरे से, उसी को लैरिंग्स कहते हैं। तो पहले फेरिंग्स तब लैरिंग्स। तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है नेसल पैसेज, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वियोलाई। पहले नेसल पैसेज, अब फिर ट्रेकिया, फिर फेरिंग्स। पहले मतलब ऑप्शन नंबर बी देखिए, पहले नेसल पैसेज दे दिया, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो नॉस्ट्रिल्स होगा ना, और नेसल पैसेज के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद फेरिंग्स। बिल्कुल गलत है, सीक्वेंस गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि लैरिंग्स तब नॉस्ट्रिल्स। फिर गलत हो गया, पहले नॉस्ट्रिल्स ना। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, वही करेक्ट होगा। 3 गलत हो गए तो नॉस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर एल्वियोलाई। बिल्कुल सही है। अब आपको क्या सर बीच में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तो गायब है? कोई बात नहीं, गायब है, लेकिन सीक्वेंस तो करेक्ट है ना, ऐसा समझ में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन कि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया द ओपनिंग इज गार्डेड बाय। यानी कि ट्रेकिया में फूड इंटर न कर जाए, इसको कौन गार्ड करता है? यू नो, एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ कौन कनेक्टेड है? क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्या होगा? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा का क्यों होता है? यू नो, गार्ड सेल्स में पानी भरता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। अंदर में पानी भरता है तो टर्गर प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा चेंजेज ऑफ टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी। 15, द लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड। लंग्स का डबल लेयर मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? पिल्यूरा। यू नो, पिल्यूरा याद होगा। लंग्स का डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पिल्यूरा कहलाता है। फिर उसके बाद जो है सो हार्ट का पेरिकार्डियम कहलाता है, और किडनी का रीनल कैप्सूल कहलाता है। बोला था ना मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा? पिल्यूरा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए।
16 ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स प्राइमरी टेक प्लेस थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है ट्रांसलोकेशन। यू नो ट्रांसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट। प्लांट में फूड का जो मूवमेंट होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, याद होगा आपको। तो ट्रांसलोकेशन किससे होता है? फ्लोएम से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि प्रॉपर अमाउंट वाटर और आयनिक यानी आयन के बैलेंस को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। यू नो ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। वाटर का बैलेंस बनाना और आयंस का बैलेंस बनाना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 इन द वुडी स्टेम ऑफ प्लांट रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू। वुडी स्टेम में क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है। यू नो लेंटिसेल्स। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा लेंटिसेल्स, ऑप्शन डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 valves are found in veins to check the backflow of blood flowing under low pressure। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि वेन्स में valves होती हैं, वेन्स में valves होती है, क्या करती हैं वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। तो वेन्स में प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है? लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 19 का ए। 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वाल्स। किसके वाल मस्कुलर नहीं होते हैं? यू नो यहाँ ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, तो आर्टरीज का बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है, वेन्स का भी मस्कुलर होता है, लेकिन कैपिलरीज का बहुत ज्यादा पतला होता है, तो कैपिलरीज का वाल मस्कुलर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 20 का सी। 21 irregular grove which extremely demarcates atria from ventricles। एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग कौन करता है? कोरोनरी सल्कस। याद रखिएगा इसको। एट्रिया यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है जिसमें वाल्व्स होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, याद होगा ना, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व होती थी ना एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो वो जो ये तो सेप्टम कहलाता था, जो लेफ्ट राइट इक्वल लेफ्ट राइट में बांटता था वो क्या कहलाता था? सेप्टम। हार्ट याद है ना, 4 चेंबर वाला, तो ये वाला तो सेप्टम कहलाता था। और इसे हम कहते हैं क्या? कोरोनरी सल्कस। क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस। ये जो हॉरिजॉन्टल में है उसे क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्कस। तो ऑप्शन हो जाएगा कोरोनरी सल्कस। क्वेश्चन नंबर आंसर होगा ए। नेक्स्ट यूरियोटेलिक एनिमल्स आर दोज एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए यहां पे समझने की बात है। यूरियोटेलिक 3 तरह के एनिमल्स होते हैं दुनिया में, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक किसे कहते हैं? जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना है ना, तो अगर यूरिया के रूप में एक्सक्रीट करेगा तो वो यूरियोटेलिक होगा। अमोनिया के फॉर्म में निकालेगा तो वो अमोनोटेलिक होगा, और अगर यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेगा तो वो यूरिकोटेलिक होगा। हम लोग यानी कि मेमल्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, जो पाइसेज होती हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं, और जो इंसेक्ट्स होती हैं वो यूरिकोटेलिक होती हैं। इसीलिए ना मकड़ा से घाव हो जाता है। अब देखते होंगे मकड़ा घूम जाता है तो लोग कहता है घाव हो गया मकड़ा से। क्यों? क्योंकि मकड़ा अगर अपना यूरिनेशन कर देगा आपके बॉडी पे तो वो यूरिक एसिड होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड होता है, तो घाव हो जाएगा आपको। तो यूरिकोटेलिक। तो यहां पर बात हो रही है यूरियोटेलिक की। तो यूरियोटेलिक क्या निकालेगा? यूरिया निकालेगा। देख लेते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी। 23 द वेसल्स व्हिच लेट्स ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड कौन ले जाता है? यू नो एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट ले जाता है और इफेरेंट निकालता है, याद होगा, एफेरेंट आर्टरियोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 24 ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ इज बॉइल्ड इन व्हिच ऑफ दीज लिक्विड्स। यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फोटोसिंथेसिस का तो लीफ को कहां बॉयल करते हैं? यू नो अल्कोहल में, जिससे कि क्या हो, उसका सारा का सारा क्लोरोफिल बाहर आ जाए। तो अल्कोहल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 का बी। 25 ब्लड कॉर्पेस्कुल्स व्हिच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। इंजरी के साइट पर ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? यू नो प्लेटलेट्स। आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम एंड ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 25 का सी। 26 which of the following is called white vascular connective tissue? white vascular connective tissue lymph। red फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है ब्लड, एंड व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है लिम्फ। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 26 का ए। 27 इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा एस्फाइगोमोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
याद रखिए इसको, नाम है इंस्ट्रूमेंट का, तो इसमें क्या बताओगे। स्टेथोस्कोप तो आला हो गया जो सुनते हैं, तो डायरेक्ट याद रखिए एस्फाइगोमोनोमीटर। 27 का सी हो जाएगा। 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन रिसीव करता है, तो याद कीजिए इधर से लंग से आता है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से लंग, फिर ऐसे चलता है ना। तो लंग से कौन रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 28 का बी, 28 का बी। 29 द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटल पोर डिपेंड्स अपॉन, एस्टोमाटा पोर का खुलना बंद होना किस पे डिपेंड करता है, वाटर इन गार्ड सेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 30 इन द केस ऑफ रीनल फेल्यूर एंड यूरेमिया व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड, यानी कि अगर रीनल फेल्यूर होगा, रीनल मैंने वर्ड बताया था, रीनल जो ही वर्ड सुने किडनी वाला हो जाएगा, तो रीनल फेल्यूर होगा, अगर किडनी फेल्यूर होगा तो कौन सा एम्प्लॉय करोगे, किडनी रिप्लेसमेंट, लिथोट्रिस्पी, हेमियोडायलिसिस, किडनी रिमूवल। ऑब्वियस है हेमोडायलिसिस। अब आपको कहे सर किडनी रिप्लेसमेंट भी तो ऑप्शन है, बिल्कुल है, लेकिन पहले क्या करोगे, रीनल फेल्यूर होगा तो सबसे पहले डायलिसिस करवाओगे ना, तो हेमियोडायलिसिस। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 30 तक हो गए, लेवल 1 एमसीक्यू खत्म। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, लेवल 2 देखते हैं, 31 से लेवल 2। क्लोरोफिल एक्टिवेट्स ऑन एक्सपोजर टू, क्लोरोफिल कब एक्टिवेट होता है, जब लाइट के कांटेक्ट में आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जानते हो। 32 द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि किस प्रोसेस से पानी टूटता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, बताया था मैंने, फोटोलाइसिस। तो 32 का हो जाएगा सी, यू नो फोटोलाइसिस, पानी को तोड़ना लाइट की मदद से, फोटोलाइसिस। याद रखिए करंट की मदद से तोड़ोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइट की मदद से करोगे फोटोलाइसिस, समझ गए, तो ये हो जाएगा फोटोलाइसिस। 33 क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, यू नो थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होता है ना। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रोमा, डिस्पर्स्ड थ्रूआउट द क्लोरोप्लास्ट। सच में इसमें थैलेक्वाइड कहीं ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है कि थैलेक्वाइड से ही ग्रेना बनता है, तो ग्रेना में ही होगा ना। अरे थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल है और ग्रेना में थैलेक्वाइड है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेना में ही क्लोरोप्लास्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट इंफॉर्मेशन, कौन करेक्ट इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, गलत, ये थोड़े होगा। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में होकर पायरुवेट बनेगा साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल गलत है ये, ऑप्शन ए गलत। बी दिया है ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 H2O एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज था, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट गया और आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी डी देखना ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ग्लूकोज हुआ साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल गई। अच्छा, तो हो गया, क्लियर हो गया। 34 का बी होगा। 35 when teeth are different in shape, size and function they are called, अगर teeth अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं, हेटेरोडोंट। याद रखिएगा ये वर्ड, जिस जानवर के दांत अलग अलग तरह के होते हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोडोंट, समझ गए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, तो 35 का ए। 36 डेंटाइन, डेंटाइन क्या है, देखिए जो दांत में होता है डेंटाइन, जो हमारा इनेमल है वो दांत का सबसे अपर सरफेस है, तो जो डेंटाइन होता है वो दांत का जो पल्प होता है यानी कि अंदर वाला पार्ट, और इनेमल के बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं डेंटाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन इनेमल एंड पल्प, इनेमल और पल्प के बीच में जो होता है उसी को हम डेंटाइन कहते हैं। 36 का सी। 37 एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स किसे कहते हैं, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, पहले वो समझ लेते हैं। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है वैसे एंजाइम्स को जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या डाइजेस्ट करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। एक बात बताइए, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए मेन मेन एंजाइम कहां से आया, पहले तो सैलिवरी ग्लैंड में आया, सलाइवा में था सैलिवरी एमाइलेज, और दूसरा किस में आया, पेंक्रियाज में, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर, लीवर से तो बाइल जूस आया, उसको कोई मतलब ही नहीं है डाइजेशन से। स्टमक एंड पेंक्रियाज, स्टमक को कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से क्या मतलब, वो तो प्रोटीन डाइजेशन से मतलब रखता है, पेप्सिन है ना वहां पे। नेक्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड एंड पेंक्रियाज, बिल्कुल सही, सैलिवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज दोनों में एमाइलेज है, एक में सैलिवरी एमाइलेज, एक में पेंक्रियाटिक एमाइलेज। और नेक्स्ट दिया स्टमक एंड लीवर, नहीं होगा, लीवर से फिर बाइल जूस आएगा, लीवर को क्या मतलब है डाइजेशन से, लीवर में तो बाइल जूस में तो कोई एंजाइम ही नहीं होता है,
तो एमाइलिटिक एंजाइम क्या होगा, छोड़ो हटाओ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 37 का सी। 38 द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब देखिए यहां पे आप समझेंगे सर ये लैक्टियल्स क्या होता है। लैक्टियल्स, अगर आप भिलाई को देखोगे ना बाबू, देखो ऐसे होता है भिलाई, तो इसमें होता क्या है, इसमें तो ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती है, इसमें आप देखोगे एक लिम्फ वेसल ऐसे गया रहता है। आप देखोगे अगर विलाई का डायग्राम कभी गूगल करोगे या बुक में दिया रहेगा, ऐसे देखना बीच में एक ऐसे लिम्फ वेसल गया रहता है, बीच में एक लिम्फ वेसल गया रहता है। ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं लेकिन बीच में एक लिम्फ वेसल गया रहता है, उसी लिम्फ वेसल को हम कहते हैं लैक्टियल्स। क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। ये जो भिलाई में जो एक लिम्फ कैपिलरी अंदर गया हुआ है उसी को क्या कहते हैं, लैक्टियल्स। और ये करता क्या है, ये फैट एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, फैट। यानी फैट पच के क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लैक्टियल्स क्या है समझ में आया, एक लिम्फ कैपिलरी जो विलाई में गया रहता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टियल्स ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड्स। बिल्कुल नहीं, प्रोटीन थोड़े करेगा, फैट करेगा। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड विटामिन। बिल्कुल गलत। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बिल्कुल सही। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट को करता है, तो यही हो जाएगा। तो 38 का सी। 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का करेक्ट फंक्शन कौन सा है, ऑप्शन ए पढ़ते। 39 पढ़ रहे हैं हम लोग। 39 का ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज ओनली। ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज को डाइजेस्ट करता है, गलत। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज डाइजेस्ट स्टार्च, बिल्कुल गलत। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, सच में ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। और लाइपेज किसे करता है, इमल्सिफाइड फैट को। याद होगा ना, पैंक्रियाज में मेनली 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट दिया है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलके इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा। ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, बिल्कुल सही। तो 39 का हो जाएगा डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। याद रखिए पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स हैं मेनली, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को करेगा डाइजेस्ट। इमल्सिफाइड फैट जानते हैं, बाइल जूस के एक्शन से बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उसी को इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। इमल्सिफाइड फैट को कौन कर देगा, लाइपेज कर देगा। प्रोटीन को ट्रिप्सिन कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को कौन करेगा, लाइपेज वो करेगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज करेगा। तो इसमें तो लाइपेज पैंक्रियाटिक अमाइलेज की बात ही नहीं है, तो 39 का डी हो जाएगा। 40 ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है कहां पर, साइटोप्लाज्म में, पता ही होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 40 का सी। 41 इन द ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी टाइम्स द फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन अकर्स। हाँ, यहां समझने की बात है। कह रहा है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कितनी बार होता है, ध्यान से सुनिए। एडीपी को एटीपी बनाना का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। एडीपी को एटीपी बनाने का रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो जितना बार एटीपी बनेगा उतना बार फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कितनी एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी। यानी कितनी बार फॉस्फोराइलेशन होगा, 2 बार। अगर पूरा एरोबिक रिस्पिरेशन देखो तो कितनी बार फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होगा, 40 बार। 2 तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन सच में फॉस्फोराइलेशन कितनी बार होगा, 40 बार। याद रखिएगा। तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिससे एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। ओके, तो क्या हो गया, 41 का बी ए करेक्ट हो जाएगा 2 बार। ठीक। 42 द ट्रेकिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय। ट्रेकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता है, पता होगा, कार्टिलेजिनस रिंग होती है, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। पता है आपको, सी सेप्ट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, रिंग कंप्लीट नहीं होती है, सी सेप्ट होती है, बीच में इनकम्प्लीट होती है। इसमें दोनों दिया गया है क्योंकि कंप्लीट भी और इनकम्प्लीट भी। तो कंप्लीट में मत डाल दे, कंप्लीट मतलब हो गया कि पूरा गोल, पूरा गोल थोड़ी होता है, सी सेप्ट होता है। तो सी सेप्ट यानी कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, बी इज करेक्ट। 42 का बी। 43 ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ। ऑस्मोसिस क्या है, पता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑप्शन पढ़ लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लोअर, बिल्कुल गलत। सॉलिड पार्टिकल का सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, बिल्कुल। थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट है।
वाटर का मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसी को तो कहते हैं ऑस्मोसिस। समझ गए ना? तो दिस इज बिल्कुल दिस इज करेक्ट। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का सी भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर। सॉल्यूट पार्टिकल बिल्कुल गलत। सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल टू हायर वाटर पोटेंशियल, लोअर से हायर बिल्कुल गलत, यानी कि बी इज करेक्ट। 43 का बी करेक्ट। वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके ऑस्मोसिस है। तो 43 का बी। 44 वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर व्हेन, वाटर कब एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर? देखिए रूट हेयर वाटर तब एब्जॉर्ब करता है जब उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी कि उसके सेल शेप में क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, तभी ना वाटर एब्जॉर्ब करेगा। देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सेल शेप इज हाई, ऑप्शन नंबर ए 1 इज राइट। तो 44 का ए हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे दिया है प्लांट इज रैपिडली रिस्पायरिंग, बिल्कुल गलत। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सेल, भाग हटो। 44 का ए करेक्ट रख, एक में ही मिल गया तो क्यों पढ़े फालतू का। तो वाटर विल बी वाटर कब एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर? जब वाटर के रूट हेयर के सेल शेप में ज्यादा सॉल्यूट होगा। ए इज करेक्ट। 44 का ए। 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द लीव्स ऑफ अ टॉल ट्री? एक लंबा सा ट्री है मान लीजिए, तो उसमें वाटर ग्राउंड से लीव्स की तरफ कैसे जाएगा? ये क्वेश्चन था, मैंने बताया था ना कैपिलरी राइज मेथड, याद होगा। कैपिलरी राइज मेथड क्या होता है? पानी का ऊपर में लगातार क्या होते रहता है, लगातार ट्रांसपायरेशन होता रहता है, यानी कि लगातार पानी इवेपोरेट करता रहता है। तो ऊपर में पानी का कंसंट्रेशन कम रहता है, तो नीचे से पानी लगातार पुल होते रहता है, और पानी के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है। कोहेसिव फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव एंड एडहेसिव, याद होगा क्लास 9 में मैंने पढ़ाया था। सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो लगता है उसे हम कोहेसिव कहते हैं, और अलग अलग के बीच में लगता है उसे हम एडहेसिव कहते हैं। तो वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा। अगर आप पानी को ऐसे खींचते हैं तो पानी के साथ सारा पानी आता है ना ऊपर, क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स है, पानी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो पानी कैसे चढ़ जाता है टॉल ट्री में ऊपर? तो पहला तो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, और दूसरा कैपिलरी राइज मेथड में क्या होता है, कोहेशन होता है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी बिल्कुल गलत। ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी से क्या लेना देना है? वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बिना कोई एनर्जी खर्चा किए, है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो बिना कोई एनर्जी खर्चा किए। तो ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी बिल्कुल नहीं होगा। कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन जाइलम, जाइलम में कैपिलरी राइज। सेकेंड है कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपायरेशन पुल, बिल्कुल ये है ट्रांसपायरेशन पुल। ऊपर में क्या हो रहा है, पानी का कंसंट्रेशन लगातार घट रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो पानी नीचे से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। और कोहेशन, पानी जो खींचा जा रहा है तो पानी के साथ पानी चिपक के ऊपर चला रहा है, तो कोहेशन हो जाएगा, कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपायरेशन पुल। 45 का सी करेक्ट मार दीजिए। 46 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल अप एनी 4 ऑफ दीज। भरना है। इन द डॉट डॉट ऑर्गेनिज्म मेक यूज ऑफ केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। किसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी से फूड बनाता है? केमोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? केमोसिंथेसिस। तो पी आपका क्या हो गया? केमोसिंथेसिस। चलिए फिर दिया ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स कंट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स एंड एस्ट्रेनम। जब इनहेलेशन होता है तो रिब्स कंट्रैक्ट करता है, तो मसल्स ऑफ रिब्स हो जाएगा, तो इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं इसे। तो क्यू हो गया आपका इंटरकोस्टल मसल्स। एंड नेक्स्ट है कि द ट्रांसपायरेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज, अलग अलग पार्ट प्लांट में जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन कहलाता है, तो ये भी हो गया। एंड अबाउट डॉट डॉट 1 लीटर वाटर ऑफ ग्रेनुलर फिल्ट्रेट इज फाउंड बाय बोथ किडनी इन अ डे। किडनी इन अ डे कितना करता है? चलिए तो सबसे पहले तो लगभग 150 लीटर ब्लड कर लेता है। ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पी के जगह पे क्या होगा? केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। हाँ, तो डी ऑप्शन में दिया है केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन पी के। ए में देखिए तो फोटोसिंथेटिक दिया है, वो तो ऑलरेडी गलत हो गया। एस में दिया है ट्रांसलोकेशन, बिल्कुल सही है। एस जो है, हाँ ट्रांसलोकेशन सही है, एस ट्रांसलोकेशन होगा, सही है। टी तो एस हो गया ट्रांसलोकेशन, और आर में ड्यूरिंग इनहेलेशन इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स कंट्रैक्ट एंड रिब्स एंड स्टेरम मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड की ओर मूव करता है। 1 मिनट, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए।
ए तो गलत हो गया, सी में डाउनवार्ड दिया है, सी भी गलत हो गया, आर डाउनवार्ड थोड़ी होगा, जब इनहेल होता है तो रिब्स बाहर आता है ना बाबू, तो आपका सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं, डी में पी में केमोसिंथेटिक दिया, बिल्कुल सही है। क्यू में इंटरकोस्टल मसल दिया, सही है। एसेंट ऑफ सेप्ट, एसेंट ऑफ सेप्ट गलत है, एसेंट ऑफ सेप्ट थोड़ी होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, यानी कि डी भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी। देखिए हमारा जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब के जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिब बाहर आ जाता है, बताया था मैंने, और हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैटेंड हो जाता है, होता है इनहेलेशन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेल्स फॉर्म, 47 पढ़ रहे हैं, सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो आर, बोन मैरो में सेल्स जो बनता है वो बोथ ए एंड बी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, भाई आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बनता है, तो सारे ब्लड कॉर्पस्कुल्स तो प्लेटलेट्स अथी में बनते हैं, बोन मैरो में, तो 47 का सी हो जाएगा। 48 द फेनोमेन, 47 का सी याद रखिएगा, मतलब टिक कर लीजिएगा। 48 द फेनोमेनन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, अगर आप एनर्जी खर्च करके करोगे, एनर्जी खर्च करके करोगे, एनर्जी खर्च करके जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट? दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट। तो क्या हो जाएगा, पेसिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एनर्जी खर्च हो रहा है ना, पेसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में एनर्जी खर्च नहीं होता है। इसके बाद यह है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज ग्लोमेरुलर, हाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों हो पाता है? तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड का प्लाज्मा बाहर आ जाता है ना बोमेन्स कैप्सूल में, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो एफेरेंट आर्टियोल होता है वो मोटा होता है और इफेरेंट आर्टियोल होता है वो पतला होता है, तो ब्लड वहां पर जब जाता है तो हाई प्रेशर में आता है। अब मान लीजिए इधर से आप मोटा पाइप लीजिएगा और इधर पतला पाइप लगाइएगा तो बीच में प्रेशर बढ़ेगा ना, तो हाई प्रेशर, तो हम कहेंगे एफेरेंट आर्टियोल हैज लेस डायमीटर, गलत हो गया। एफेरेंट आर्टियोल हैज मोर डायमीटर देन इफेरेंट आर्टियोल, बिल्कुल करेक्ट, एफेरेंट आर्टियोल का ज्यादा होता है, सेम डायमीटर, बिल्कुल गलत। इफेरेंट आर्टियोल है मोर डायमीटर देन इफेरेंट कैपिलरीज, गलत, कैपिलरीज तो होगा ही नहीं, आर्ट्रियोल होगा। तो 49 का बी करेक्ट है, एफेरेंट आर्टियोल मोटा होता है इफेरेंट आर्टियोल की तुलना में, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। 50 द लिक्विड व्हिच कलेक्ट्स इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल में जो लिक्विड कलेक्ट होता है वो क्या है? बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा है, जिसमें ब्लड प्रोटीन नहीं है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा है जिसमें कि बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ये हो गया हमारे MCQ। तो एसर्शन रीजन आप देख लेते हैं। एसर्शन रीजन में पहला एसर्शन रीजन आप जानते हैं, एसर्शन रीजन बनाए हुए हैं आप लोग। एसर्शन रीजन में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए रहते हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना होता है और सबसे पहले ये चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। जो पहला स्टेटमेंट है वो एसर्शन कहलाता है, दूसरा स्टेटमेंट रीजन कहलाता है। अगर दोनों करेक्ट, सबसे पहली बात है अगर एसर्शन गलत हो गया और रीजन ट्रू है, एसर्शन अगर नहीं, क्या बोल रहे, अगर दोनों ट्रू, पहले मैं ABCD बता दूं, पहले अगर दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है तो A हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी एक दूसरे का कोई मतलब एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो B हो जाएगा। और अगर एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो C हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो D हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से स्टेटमेंट। सबसे पहले दिया कि ट्रांसपायरेशन लोअर्स डाउन प्लांट टेम्परेचर, ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट टेम्परेचर को कम करता है, बिल्कुल सही बात है बाबू। ट्रांसपायरेशन क्या है, इवेपोरेशन है ना, और इवेपोरेशन में कूलिंग इफेक्ट होता है, तो ट्रांसपायरेशन प्लांट टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, इसीलिए तो पैर के नीचे ठंडा रहता है ट्रांसपायरेशन की वजह से। तो ये करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, ट्रांसपायरेशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, बिल्कुल गलत। ट्रांसपायरेशन तो वाटर कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, तो रीजन फॉल्स है, एसर्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफिशियंसी सिम्टम्स अकर इफ द सॉइल इज लैकिंग एनी पार्टिकुलर एलिमेंट, ठीक, यानी कि अगर सॉइल में किसी खास एलिमेंट की कमी हो जाएगी तो डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा, सिम्टम्स दिखेंगे, बिल्कुल। प्लांट में अगर प्लांट जिस सॉइल में लगा हुआ है अगर उसमें आपको नाइट्रोजन की कमी हो गई या किसी एक एलिमेंट की कमी हो गई तो पौधे में आपको दिखेगा, सिम्टम दिखेगा कि हाँ इसको नाइट्रोजन कम है, नाइट्रोजन कम होता है तो पौधा पीला पड़ने लगता है, तो डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा, करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एक्सेस ऑफ मिनरल कॉज टॉक्सिसिटी, अगर मिनरल एक्सेस हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, बिल्कुल। अगर कम होगा तो डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा और अगर ज्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी। यूरिया बहुत जरूरी है,
लेकिन आप बहुत ज़्यादा यूरिया डाल दीजिए, देखिए ना खत्म हो जाएगा खेल। बहुत ज़्यादा यूरिया डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा वो, तो टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कहाँ वो डिफिशियंसी की बात कर रहा है, कहाँ ये एक्सेस की बात कर रहा है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर पढ़ते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज ट्वाइस। एरोबिक रिस्पायरेशन 2 बार एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज होता है, बिल्कुल सही बात है, 2 बार होता है। अब आप कहोगे सर कैसे 2 बार होता है, एक बार रिस्पायरेटरी सरफेस पर, एक बार रिस्पायरेटरी सरफेस पर और एक बार सेल मेम्ब्रेन पर, 2 बार हुआ, ठीक है। मल्टीसेलुलर में 2 बार हो गया। 6 एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग, बिल्कुल गलत, लंग से हार्ट कैसे, सच में लंग टू ब्लड, अब ब्लड टू लंग होगा ना, हार्ट कैसे, तो रीजन फॉल्स हो गया। गैस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है, ब्लड और एयर के बीच में ना बाबू, ब्लड और लंग के बीच में ना, समझ रहे हो ना बात। हार्ट कहां से आएगा इसमें, हार्ट तो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, तो खेल खत्म है ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रीजन फॉल्स है। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि इन सम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस द फर्स्ट स्टेप ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। कुछ एनिमल्स में, एम्फीबियंस में गैसेस एक्सचेंज जो है बॉडी सरफेस से होता है, बिल्कुल सही बात है, बॉडी सरफेस से होता है। पानी के अंदर अगर रहेगा तो बॉडी सरफेस से होगा, मैंने बताया था एम्फीबियंस में, और जमीन पर रहेगा तो लंग्स से, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। 4 का असर्शन करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, बॉडी सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस इज थिक इन नेचर, यानी बॉडी सरफेस मोटा होता है, बिल्कुल गलत, मोटा होगा तो रिस्पायरेटरी सरफेस कैसे होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस को तो थिन होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर सी ए सही हो गया, लगातार सी ही सही हो रहा है, तो 4 का भी हो जाएगा आपका सी। ये सही है कि सरफेस से होता है बॉडी सरफेस, लेकिन बॉडी सरफेस मोटा होगा तो कैसे होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस को पतला होना चाहिए ना, तो बस खत्म हो गई बात, तो 4 का सी होगा। 5 when water has to be conserved in the body ADH is secreted from posterior puberty। हाँ, अब यहां पर देखिए, ये थोड़ा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को मैच कर दिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट को ले आया। ADH हार्मोन होता है, समझ गए, इसे गोल घेरा करके रख लीजिए, जब हम इसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ना, अभी मैं बोल भी दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसे सर्कल लगा के रख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 को सर्कल लगा के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, मेनी एडवांस इन्वर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, बहुत से एडवांस इन्वर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है, सिर्फ ऑर्थोपोडा में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सब में तो ओपन ही होता है बायोडाइवर्सिटी में, तो करेक्ट है पहला। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टू द इन्वायरमेंट, वही ये कैसे होगा, इन्वायरमेंट के लिए ओपन थोड़े होता है, बॉडी के लिए ओपन होता है, सेल डायरेक्ट ब्लड में नहाती है, तो ये रीजन फॉल्स है भाई, तो 6 का भी सी, लगातार सी हो रहा है, 6 का भी सी, ओपन थोड़े इन्वायरमेंट में होगा, गलत हो गया। 7 द नॉर्मल हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, ठीक, 75 बीट्स होगा और 0.8 सेकेंड, करेक्ट है। कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट, हार्ट रेट ज्यादा होगा तो कार्डियक साइकिल कम होगा, कार्डियक साइकिल ज्यादा होगा तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर हार्ट रेट क्या होता है, वो तो पता है आपको कि कितना बीट्स करता है एक बार में, और सवाल उठता है कि कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल का मतलब हुआ कि कितनी बार, एक कार्डियक साइकिल का मतलब हुआ कि कितनी बार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, समझ गए ना, कार्डियक साइकिल में वो कितना बार कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन होगा, पहले एट्रियम फिर वेंट्रिकल्स, एट्रियम वेंट्रिकल्स, ये जो एक बार कंप्लीट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो साइकिल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट हैज अ थिनर वॉल देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल पतला होता है राइट वेंट्रिकल की तुलना में, बिल्कुल गलत, लेफ्ट का मोटा होता है, उसको पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो लेफ्ट का सबसे मोटा होता है, मैंने बात की, तो बिल्कुल गलत हो गया ये, इसका असर्शन ही फॉल्स, तब तो दिमाग ही मत लगाओ, डी ऑप्शन मार दो, असर्शन जो ही गलत हो तो डी ऑप्शन मार दो, सोचना भी नहीं, असर्शन इज फॉल्स, करेक्ट हो गया, तो 8 का डी हो गया। 9 नंबर देखते हैं, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द एट्रिया, एट्रिया के जो वेंट्रिकल्स के जो वाल होते हैं वो मोटे होते हैं एट्रिया की तुलना में, बिल्कुल सही बात है। एट्रिया ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स है ना, और वेंट्रिकल्स क्या है, ब्लड पंपिंग चैम्बर्स हैं, तो रिसीविंग चैम्बर्स तो पतला होगा ही ना, पंपिंग चैम्बर्स तो मोटा होगा ही, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 9 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो को रोकता है, क्या मतलब है बैक फ्लो से, मोटा से बैक फ्लो थोड़े,
वो तो रिसीविंग पंपिंग है इसलिए मोटा पतला है। तो ए तो करेक्ट है, यानी कि असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बी, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है, ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है, बॉडी में सर्कुलेट करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर, ब्लड जो है, ब्लड का वाटर के ऊपर कुछ एडवांटेज है, बिल्कुल करेक्ट बात है, ब्लड वाटर से ज्यादा बेटर है। तो दोनों करेक्ट है लेकिन एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सर्कुलेटरी फ्लूइड एक्सप्लेन करता है कि चूंकि बॉडी में सर्कुलेट करता है इसलिए सर्कुलेटरी फ्लूइड कहते हैं। चलो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का बी हो गया। आई होप आपका एसेशन रीजन क्लियर हो गया होगा। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, ये तो बच्चे जनरली बना ही लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन फंगी पता है, सेप्रोफाइटिक, नेम द सेलुलर ऑर्गेनेल वेयर द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स, रॉ मटेरियल इन प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर O2 इन फोटोसिंथेसिस, वाटर पता है आपको। नेम द कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच इनक्लोजेस द ग्लोटिस टू चिक द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट ड्यूरिंग स्वेलिंग, कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। स्टेट 2 फंक्शन ऑफ च्यूइंग ऑफ फूड, फूड चबा के क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन के क्या फायदे हैं बताया था मैंने। गिव एनी 2 फंक्शन ऑफ स्टोमाटा बता सकते हो। व्हिच सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल पता है, बाइल जूस का क्या फंक्शन है। व्हिच फूड प्रोडक्ट इज प्रिफर्ड एज मेनरी सबस्टेट फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए मेन सबस्टेट कौन है, ग्लूकोज है। व्हाट आर द इंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ईस्ट, ईस्ट में एनारोबिक रिस्पायरेशन का इंड प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल पता है आपको, इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड। What are the end product of aerobic respiration, water and carbon dioxide or energy. Is there any partition between the root hair and the cell at which it is attached, रूट हेयर और जिस सेल से वो अटैच होता है क्या उनके बीच में कोई पार्टीशन होता है, बिल्कुल होता है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स ऑफ नॉर्मल एडल्टमेंट, हाँ नॉर्मल एडल्टमेंट का लंग्स का टोटल एरिया क्या होता है, याद रखने की चीज है 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेम द एंटीकोगुलेंट यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस के दौरान कौन सा एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल किया जाता है, देख लीजिएगा बुक में हेपारिन होगा शायद। व्हिच ऑर्गेनेल रिसर्व्स द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा, अमीबा में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन कौन करेगा, बिल्कुल सही बात है सेल मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर में क्या करता है सेल मेम्ब्रेन। तो वेरी शॉर्ट हो गया, इसी तरह से शॉर्ट हो गया प्लांट ग्रीन क्यों है, इमल्सिफिकेशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप क्या हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ क्यों जाता है, नेम द हार्मोन, सॉलिड ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्मोन वाला छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दीजिएगा वो नहीं बनेगा। हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट ऑफ लीव्स, कैसे हेल्प करता है, तो ऊपर में वाटर का कंसंट्रेशन रेगुलरली कम रहता है तो वो पुल काम करता है, ट्रांसपरेशनल पुल लगता है जिसकी वजह से फूड वाटर ऊपर जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या है समझा सकते हो। हर्बीवोरस का लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होता है, पता है आपको, सेलुलोज का डाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है इसीलिए। नेम द गैस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ब्लड, कौन सा गैस प्रोटीन मॉलिक्यूल करता है, व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज इम्प्लाइड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बट नॉट CO2, बस कौन सा प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हेमोग्लोबिन पता है आपको। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के हेमोग्लोबिन अटैच नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर आता है। लिम्फ क्या है बताया गया है। 2 वाइटल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी के 2 फंक्शन लिखिए पता है आपको। राइट 1 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन, ब्लड का एक फंक्शन, ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, आराम से लिख लोगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच इनहेलेशन अकर्स, इनहेलेशन कैसे होता है बिल्कुल लिखा हुआ है नोट में। 5 फंक्शन ऑफ ब्लड बिल्कुल लिखा हुआ है। फिशेज सो सिंगल रेगुलेशन सर्कुलेशन, एक्सप्लेन, फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है डबल नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो कहाँ से होगा डबल सर्कुलेशन, खत्म होगी बात। लॉन्ग आंसर में व्हाट आर द मेन टिश्यू और ऑर्गन इन्वॉल्व इन ट्रांसपायरेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा टिश्यू मेनली इन्वॉल्व होता है, तो एनिमल्स में ब्लड हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्लांट में जाइलम फ्लोएम हो जाएगा। डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोइंग मटेरियल्स इन प्लांट, प्लांट में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, लिख सकते हो आराम से। वाटर मिनरल तो जाइलम से हो जाएगा और फूड फ्लोएम से हो जाएगा, सीव ट्यूब के थ्रू, लिख लेना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, ह्यूमन में फूड डाइजेशन का प्रोसेस लिखिए, पूरा बढ़िया से पढ़ाया गया है, लिख लीजिएगा आराम से। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म लिख लोगे, 3 स्टेप जो है वो लिख देना है। न्यूट्रिशन इन अमीबा बिल्कुल बताया गया है। डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, ये भी बताया गया है। तो यही था आपका लॉन्ग। तो आई होप आपका प्रॉब्लम सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। MCQ और असर्शन रीजन में मेनली डॉट्स होता है, तो उसे देख लीजिएगा। बाकी अगर इतना के बाद भी आपका कोई डॉट रहता है तो व्हाट्सएप प्रॉब्लम डेस्क में भेजिएगा, मैं वॉइस नोट से सारे का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। मैं वॉइस नोट से सबको रिप्लाई करूंगा और आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी में हम लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपको कल सुबह 9 बजे से वो लेक्चर टाइमली मिलना शुरू हो जाएगा।
तो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।